हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीजीएच स्टडी सेंटर पे। मैं हरेंद्र कुमार एक बार फिर अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। जो हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, आज मैं उसको बाय कॉन्सेप्ट और लॉजिकल माध्यम से पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो मैं बारी बारी से सभी अनुसूचियों को डिटेल्स में पढ़ाने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा। तो जो हमारा आज पहला अनुसूची है वो प्रथम अनुसूची में जो क्या कहा गया है कि राज्य तथा संशासित राज्यों के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो हमारा जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा था, तो उस पर राज्य अच्छा से चलाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। तो उसके लिए ही इसको 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया। किस क्षेत्रों के आधार पे? क्षेत्रों के आधार पे राज्यों तथा संघ शासित राज्यों का उल्लेख बांटा गया। तो उसी का उल्लेख जो है सो हमारे भारतीय संविधान के अनुसूची प्रथम अनुसूची में है। सूची द्वितीय अनुसूची में क्या कहा गया है कि भारतीय राजस्व के पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते, वेतन और भत्ते दूसरा अनुसूची में दिया गया है। जाहिर सी बात है, जो पहला अनुसूची था जिसमें राज्य और संघ तो बन गया क्षेत्र के आधार पे, लेकिन उसमें शासन चलाने के लिए अधिकारियों की जरूरत पड़ेगा। और अधिकारी तभी काम करेंगे, तभी रहेंगे जब उनको वेतन और भत्ते और पेंशन दिए जाएंगे। तो उसी वेतन और भत्ते देने के लिए जो जिक्र किया गया है वो संविधान के द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तो इस तरह से है। अगर अगला तृतीय अनुसूची में हम बढ़े तो तृतीय अनुसूची जो है सो पद ग्रहण का शपथ लेते हैं। जितने भी भारतीय राजस्व के पदाधिकारी हैं सो तृतीय अनुसूची के अनुसार पद ग्रहण का शपथ लिया जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते हैं या तृतीय अनुसूची में पद ग्रहण या वेतन भत्ते हैं। तो आपको सभी को बता दें, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है कि जब कोई IIT का स्टूडेंट रहता है तो उसको कैंपस सिलेक्शन होता है, तो पहले क्या उनको ज्वाइन करा दिया जाता है? नहीं ना, पहले उसके वेतन और सैलरी के बारे में उसको जिक्र किया जाता है, बताया जाता है कि आपको इतना सैलरी मिलेगा। तो पहले क्या? पहले सैलरी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पद ग्रहण या ज्वाइनिंग होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी भारतीय राजस्व का पदाधिकारी का वेतन एवं भत्ते पहले निर्धारित किया जाएगा, उसके बाद जो है सो तृतीय अनुसूची में पद ग्रहण का शपथ लेंगे। अगर हम चौथे अनुसूची में बढ़े तो चौथे अनुसूची में है राज्यसभा में राज्य तथा संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। इसमें क्या है कि राज्यसभा में जो है सो राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों से कितने सीट यहाँ पे जाएंगे राज्यसभा में, उसका जिक्र चौथे अनुसूची में किया गया है। क्या राज्यसभा में कितने राज्यों से कितने सीट जाएंगे और संघ से कितने प्रतिनिधि जाएंगे, तो उसका जो जिक्र किया गया है चौथा में। अगर हम इसको याद करने के व्यू से अगर ये चारों में अगर रिलेशन जोड़ा जाए तो पहला कंडीशन दूसरा और तीसरा को हमेशा साथ में देखिए। पहला द्वितीय में क्या है कि भारतीय राजस्व के पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते, और तृतीय में क्या है? पद ग्रहण, यानी कि पहले वेतन निर्धारित होगा उसके बाद पद ग्रहण, यानी द्वितीय और तृतीय को हमेशा साथ में रखिएगा। और तीसरा और पहला और चौथा को एक साथ में रखिएगा, पहला और चौथा को एक साथ में रखिएगा। पहला में भी राज्य और संघ शासित क्षेत्र है और चौथा में भी राज्य और संघ शासित क्षेत्र है। तो पहला जो है सो क्षेत्रों के आधार पर इसको बांटा गया है, और दूसरा जो है सो राज्यसभा के आधार पे जो राज्य और केंद्र संघ शासित क्षेत्रों से जो प्रतिनिधि जाएंगे वो कितना जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसका जो है सो चौथा अनुसूची में किया गया है। और राज्यों और संघों का क्षेत्रों पर जो बंटवारा होगा उसका उल्लेख जो है सो प्रथम अनुसूची में किया गया है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय और चौथी अनुसूची। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला अनुसूची क्या है। पांचवी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची क्या बताता है कि अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। जो पांचवी अनुसूची है सो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण किया गया है। यह जो है सो पूरे देश में जितने भी अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उसमें प्रशासन का उल्लेख किया गया। अगर छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची जो है सो पांचवी अनुसूची से ही मिलता जुलता है। पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची को हमेशा साथ में रखिएगा। जैसे पांचवी अनुसूची में था अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में था, लेकिन छठी में क्या है कि केवल जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। किसमें? छठी अनुसूची में। वो भी पूर्वी राज्य के जो जनजाति बहुल राज्य है उसी को स्पेशली रूप से उसमें प्रशासन के रूप में प्रावधान किया गया, जो है सो असम, मेघालय, त्रिपुरा और
मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जितने भी जनजाति क्षेत्र है उसको उसके जो प्रशासन का है उल्लेख किया गया है किसमें, छठी अनुसूची में। तो हमेशा आप जब याद रखिएगा, जिस तरह से द्वितीय और तृतीय को बताए थे कि एक में वेतन की बात किया गया था पदाधिकारी को, तो तृतीय में क्या किया गया था, उसके शपथ ग्रहण के बारे में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 5वीं और 6ठी अनुसूची को याद कीजिएगा कि 5वीं अनुसूची में पूरे देश भर में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण का उल्लेख है, और 6ठी में केवल और केवल जनजाति, वो भी किस किस राज्य में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में किया गया है। तो अगला अनुसूची को अगर हम देखें तो अगला अनुसूची जो है सो 7वीं अनुसूची है, और 7वीं अनुसूची स से 7वीं और स से सूची, इसको आप लिंकअप कर लीजिएगा, स से 7वीं और स से सूची। इसमें क्या है कि केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच में जो है सो शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र सरकार का जो शक्ति दिया गया है वो अपने शक्ति के अनुसार काम करता है, और राज्य सरकार का जो शक्ति दिया गया है वो भी अपने शक्ति के अनुसार जो है सो राज्य सरकार काम करता है। इसमें जो सूची है सो इसमें 3 सूचियां होती है, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा होता है सो समवर्ती सूची। क्या, संघ सूची, संघ सूची। अगर संघ सूची की बात करें तो संघ सूची जो है सो इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार का अधिकार होता है। ये जो है सो इसमें जितने भी विषय दिए गए हैं, इस विषयों पर जो कानून बनाएगा वो केवल और केवल कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। अगर इसमें विषय की बात करें तो पहले जो विषय था वो था पहले 97 विषय था। क्या था, 97 विषय। लेकिन अब जो चेंज होकर जो बदला है वो कितना अब हो गया है, अब जो हो गया है सो 100 विषय हो गया है। किसमें, अब हो गया 100 विषय, किसमें हो गया, संघ सूची में। तो संघ सूची में जो कोई भी जो विषय दिए गए हैं इस पे कौन कानून बना सकता है, वो बना सकता है केवल और केवल केंद्र सरकार। वहीं अगर राज्य सूची की बात करें, राज्य सूची, तो ये इसमें जो होता है सो इसमें जो दिए गए विषय है इस पे जो कानून बनाएगा कौन बनाएगा, वो राज्य सरकार बनाएगा। केवल और केवल इसमें जितना भी विषय दिया गया, इसमें जितना भी विषय दिया गया है उस पर केवल और केवल कौन बनाएगा कानून, वो बनाएगा राज्य सरकार। और इसमें अगर विषयों की बात करें तो पहले जो विषय था सो था क्या, 66। इसमें विषय कितना था, 66 पहले था। पहले था कितना, पहले 66 था, लेकिन अब कितना घटकर हो गया है, अब इसमें 61 रह गया है। अब इसमें 61 विषय रह गया है, अब इसमें 61 विषय रह गया है। तो इसमें क्या होता है, राज्य सूची में जो होता है सो क्या बनाएगा, राज्य सरकार अपना जो दिया गया विषय 61 विषय है उस पर जो भी कानून बनाएगा वो राज्य सरकार बनाएगा। इसमें ना तो केंद्र हस्तक्षेप कुछ भी नहीं करेगा, उसमें केवल राज्य सरकार। अगला जो सूची है वो है समवर्ती सूची। क्या है, समवर्ती सूची। इसमें क्या है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसमें क्या, दोनों बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जब अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किसी प्रकार के कोई विषय पर लेकर अगर टकराव हो गया तो यहाँ पे जो है सो किसका वैल्यू हो जाएगा, केंद्र सरकार का जो है सो बात को माना जाएगा और राज्य सरकार उस पर बाध्य होगा मानने के लिए। क्या, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर किसी विषय को लेकर टकराव हो गया तो वहां पर केवल और केवल केंद्र सरकार के बातों को माना जाएगा। अगर इसके विषय की बात करें तो इसमें पहले विषय जो थे सो थे 47 विषय थे। पहले कितना विषय था, 47। पहले कितना था, 47 विषय। लेकिन अब ये जो बढ़कर हो गया सो अब हो गया 52। अब कितना हो गया, 52। तो ये था संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक बार फिर देख लेते हैं। संघ सूची में जो है सो केवल और केवल क्या, केंद्र सरकार ही दिए गए विषयों पर कानून बना सकता है। इसमें पहले विषय जो थे सो 97 थे, अब बढ़कर कितना हो गए हैं, 100 हो गए हैं। और राज्य सूची में जो है सो केवल और केवल राज्य सरकार कानून बनाएगा। और इसमें जो पहले विषय जो थे सो 66 थे, अब घटकर कितना हो गए हैं,
61 विषय हो गए। और समवर्ती सूची जो है सो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी परिस्थिति आ सकता है कि दोनों के बीच में मतभेद हो जाए, तो वहां पर केवल और केवल केंद्र सरकार की बातों को माना जाएगा। और इसका जो विषय है सो पहले जो था सो 47 था, लेकिन अब कितना हो गया है, 52 विषय हो गया। तो अगला अनुसूची हमारा क्या है, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो है सो क्या किस चीज का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषा जो है सो उसी का उल्लेख किसमें है, 8वीं अनुसूची में। जो अगर सबसे पहले जो हमारा मूल 8वीं अनुसूची था उसमें कितना भाषा था, 14 भाषा था। पहले 8वीं अनुसूची में मूल भाषा की संख्या कितना था, 14 था। लेकिन सिंधी को जब 21वीं संविधान संशोधन के तहत 21वीं संविधान संशोधन 1967 के तहत 21वीं संविधान संशोधन 1967 के तहत किसको जोड़ा गया, सिंधी भाषा को इसमें मिला लिया गया। और कोंकणी मणिपुरी नेपाली जो है सो 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था 71वां संविधान संशोधन, उसके तहत कोंकणी मणिपुरी और नेपाली को मूल भाषा में मिला लिया गया। और जो है सो 92वां संविधान संशोधन है, 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था सो कब हुआ था, 2003 में। इस संविधान संशोधन के तहत जो है सो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को मूल भाषा में मिला लिया गया। और सभी मिलाकर जो है सो कितना भाषा हो गया, 22 भाषा हो गया। तो इसी का उल्लेख जो है सो 22 भाषाओं का उल्लेख जो है सो 8वीं अनुसूची में है। 9वीं अगला जो अनुसूची है वो है 9वीं अनुसूची। इसमें क्या है कि संपत्ति का अधिग्रहण। इसमें जो है सो राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची क्या कहता है, 9वीं अनुसूची जो है सो संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जो उल्लेख है। इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार के द्वारा जो है सो संपत्ति अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में। तो यह था 8वीं अनुसूची भाषा के बेस पर आधारित, और 9वीं अनुसूची जो है सो संपत्ति अधिग्रहण का जो है सो उल्लेख किया गया। किसके द्वारा, राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख जो है सो। अगला जो अनुसूची है वो है 10वीं अनुसूची, यानी कि 10 में क्या हुआ, 10 में बस कर दिया गया क्या, दल बदल। कोई भी नेता जो था सो किसी पार्टी से चुनाव लड़ता था और चुनाव लड़कर वो दूसरे पार्टी में चला जाता था। तो इससे क्या होता था कि इसी को कानून को एक लाया गया। वो कब लाया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में एक संविधान संशोधन बना कर एक दल बदल कानून लाया गया, जिसपे रोक लगाया गया कि अब आप किसी पार्टी से चुनाव लड़कर और उस दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं कि किसी पार्टी से चुनाव लड़कर अगर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उस टाइम में जो है सो आपका जो है सो पद को रद्द कर दिया जाएगा, और वहाँ पे जो भी क्षेत्र से आप रहेंगे वहाँ पे वो जो पद होगा वो खाली हो जाएगा। तो कब लाया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून लाया गया, जिससे कि आप किसी चुनाव लड़कर किसी दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट अनुसूची की बात करें तो वो है 11वीं अनुसूची। इसमें जो है सो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। किसमें, 11वीं अनुसूची में। यह 73वां संविधान संशोधन, ये 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत एक कानून बनाया गया जो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज को बढ़ावा दिया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन को मतलब मजबूती दिया जा सके, अच्छा से शासन चले। तो वो पंचायती राज व्यवस्था को बनाया गया। कब, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। और अगर हम 12वीं अनुसूची में बढ़ते हैं, नेक्स्ट 12वीं अनुसूची में, तो यह नगरपालिका की इसमें उल्लेख किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज और शहरी क्षेत्रों में किसका, नगरपालिका का। यह जो है 74वां संविधान संशोधन
1993 के तहत एक कानून बनाया गया जिसमें शहरी क्षेत्रों में जो है सो जो शासन व्यवस्था को अच्छा करने के लिए किस चीज़ का स्थापना किया गया, नगर पालिका के। तो आप 11 और 12 दोनों को एक साथ हमेशा याद रखिएगा। 11 में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज, और 12 में क्या है, नगर पालिका जो है सो शहरी क्षेत्रों में। ये हो गया ग्रामीण क्षेत्र, ये हो गया शहरी क्षेत्र। तो ये दोनों अनुसूची को आप एक साथ याद कर लीजिएगा। तो ये था हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची, इसको हम अच्छी तरह से पढ़ा है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।